बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। मामलात उसी तरह गंभीर हैं। मरी में अब मुज़ाकरात जारी हैं नवाज शरीफ के और ताकतवर हलकों के। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो मुज़ाकरात मुज़ाकरात और कमेटी कमेटी खेला जा रहा है, इसके पसे पर्दा जो असल कहानी है वो आज बेनकाब करने जा रहे हैं हम कि ये जो कफन चोरों के दरमियान मीटिंग्स हैं वो क्यों रुकी हुई हैं और किस बात पर ये मामला अड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हम आज ये भी शेयर करेंगे कि चीन ने जो पाकिस्तान को आम इंतखाबात के हवाले से तहनीती पैगाम भेजा है, उसमें शहबाज शरीफ को जो नामजद वजीर आजम कहे जा रहे हैं उनको मुबारकबाद भी नहीं दी, उनका कोई जिक्र नहीं है। ये क्या इशू है? और इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, धोखा होने जा रहा है, और उस धोखे की तफसील क्या है और ये धोखे का फौरी जो नुकसान है वो तो पीटीआई को और इमरान खान को होने जा रहा है, लेकिन जो अल्टीमेट उसका रिजल्ट आएगा वो पीडीएम टू सरकार के लिए इंतहाई मुहलक साबित होगा, ऐसा कहना है रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो सफारती ज़राए हैं उनका। ये तमाम तफसीलात आज लेकर हम आपके लिए हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी एक बात सुन लें। बड़ी एक पते की बात है। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जब पहली आलमी जंग ख़त्म हुई तो लीग ऑफ नेशंस बनी, जिस तरह आजकल अक़वाम मुत्तहिदा है, ये दूसरी आलमी जंग के बाद बनी थी। जो पहली आलमी जंग के बाद इस तरह एक आलमी इदारा बना था, उसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। उस पर अल्लामा इकबाल ने एक फ़ारसी में बड़ी तफसीली नज़म लिखी थी। उसके चंद अशार का तर्जमा मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उसका मौजूदा सूरत हाल से बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुझे ये पता चला है, फ़ारसी में उनकी नज़म में तर्जमा बयान कर रहा हूँ, कि हमें पता चला है कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं उन्होंने एक तंजीम बनाई है दुनिया में अमन कायम रखने के लिए, अमन कायम करने के लिए। लेकिन मुझे इससे सिर्फ इतनी सी समझ आई है कि कुछ कफन चोरों ने मिलकर मुर्दे आपस में बांटने के लिए, कब्रें आपस में बांटने के लिए एक मीटिंग सजाई है, एक मजलिस बनाई है कि किस तरीके से कब्रिस्तान को तकसीम करना है, कौन सी कब्रें आपकी हैं, कौन सी मेरी हैं, कहाँ से मैंने कफन चुराने हैं और कहाँ से आपने कफन चुराने हैं। यही सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त बनी हुई है। पीडीएम के जो मुज़ाकरात जारी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, जरदारी ने एक 28 नुकाती एजेंडा ये कह लें या एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है कि जनाब अगर हम आपकी मरकज में सपोर्ट करेंगे तो फिर आपको पंजाब से और बलूचिस्तान से और मरकज से हमें आपको हमें ये हमारी डिमांड्स आपको पूरी करना पड़ेंगी। उसमें न सिर्फ वफाकी और सूबाई वजारतों में हिस्सा मांगा गया है, आईनी ओहदे मांगे गए हैं, मुख्तलिफ उस हवाले से फार्मूले हैं। बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी। ये सिर्फ एक ब्लैक मेलिंग का हथकंडा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे बगैर तो ये हुकूमत बन नहीं सकती। तो इसलिए इस अनार में से जो निचोड़ना है बर वक्त निचोड़ लिया जाए, क्योंकि उन्हें यह भी पता है कि शरीफ खानदान बाद में मुकर जाता है। इसलिए वो हर बात रिटर्न मांग रहे हैं कि आप ये ओहदे हमें देंगे, यानी सदर मुमलकत से लेकर जो बल्दियाती इदारे हैं, तहसील और ज़िली सतह के, और मार्केट कमेटियां हैं, और एसएचओ के तबादले हैं, और डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ की तकर्री और तबादले हैं, यहाँ तक के मामला तय किए जा रहे हैं। उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो बंदर बांट हो रही है ये सिर्फ दो जमातों को के मफादात को सामने रखकर हो रही है, या यूं कह लें कि दो खानदानों के, एक शरीफ खानदान है, एक भुट्टो और जरदारी खानदान है। उसमें 25 करोड़ अवाम का कोई जिक्र नहीं है कि उनको भी हमने कुछ रिलीफ देना है। दोनों जमातों का मुकम्मल जो जोर है वो ये है कि हमने इसमें से क्या हिस्सा लेना है और उन्होंने क्या हिस्सा लेना है। हमने कौन कौन से मुर्दों के कफन चोरी करने हैं और कौन कौन से मुर्दे उनके हिस्से में हैं जिनके कफन उन्होंने चोरी करने हैं। और ये बंदर बांट में इस हद तक उलझ गए कि उन्हें याद ही ना रहा कि मौलाना फजलुर रहमान को भी हमने कुछ हिस्सा देना है, चंद कब्रें उनके लिए भी हमने रखनी है, जिस पर वो भी बरहम हुए। उन्होंने कहा कि जनाब हम भी पड़े हैं राहों में। उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। अब जराए का ये कहना है कि उन्हें भी अकोमोडेट करने के लिए पैगाम दिए जा रहे हैं कि जनाब आपका हिस्सा भी हम रखेंगे, पहले सानू आपस में मुक लैन दो। तो आपको नाज़रीन बड़ा मशहूर वो पंजाबी गाना आपने सुना होगा कि वे साढ़े नाल मुक लै सोहणिया, प्यार तेनू पावांगी ते की देवेंगा, अखियां मिलावांगी ते की देवेंगा, वे साढ़े नाल मुक लै सोहणिया। तो ये एक एक जो हवाले से तावन है उसके जवाब में फिर जवाबी मुफाद भी मांगा जा रहा है
यानी पूरा एक मुकमका सेशन है जो तवील होता जा रहा है। और अब जरा का ये भी कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें कहा है, कुछ समय लेके डांट डपट भी की है और सख्ती भी की है कि जनाब आपने ये जो धमा चौकड़ी मचाई हुई है इससे गैर यकीनी फैल रही है। डॉलर एक दफा फिर महंगा होना शुरू हो गया है इस सूरत हाल की वजह से, गैर यकीनी की वजह से। और बिजली एक दफा फिर मजीद महंगी करने का मंसूबा है। 7 रुपए की पहली सलामी मिलने वाली है आपको पीडीएम सरकार 2 के हवाले से कि 7 रुपए फी यूनिट अगले चंद रोज में या 1-1.5 हफ्ते के दौरान मजीद बढ़ाया जा रहा है। यानी यह हुकूमत आने से पहले बढ़ा दिया जाएगा, नई मुंतखब हुकूमत आने से चंद रोज पहले या उसके आते ही बढ़ाना पड़ेगा। ये सूरत हाल है। और IMF के अभी मुतालबात मजीद बढ़ते जा रहे हैं। चीन और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सर्द मोहरी है, वो ज़्यादा पुरजोश नहीं है इस नई हुकूमत के हवाले से, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अमेरिकन कठपुतली है। लंदन प्लान के तहत इमरान खान का तख्ता उल्टा गया और उसकी जगह पर इन्हें पीडीएम सरकार को, इम्पोर्टेड सरकार को लाया गया। पहले पीडीएम 1 मुसल्लत की गई 1.5 साल के लिए और अब 5 साल के लिए पीडीएम 2 मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए चीन ने जो तहनीती पैगाम काफ़ी, यानी तकरीबन 10 रोज गुजर गए हैं आम इंतखाबात को, अब जाकर उन्होंने पैगाम जारी किया है। कल चीनी वजारत खारजा ने पैगाम जारी किया और उसमें यह कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हमारी पुरानी दोस्ती है, हर आजमाइश पर पूरी उतरी है और जो नई हुकूमत कायम होगी हम उससे उम्मीद रखते हैं कि इन आम इंतखाबात के नतीजे में अफहाम व तफहीम से काम लिया जाएगा। तमाम जो सियासी जमातें हैं वो मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाएंगी और हम नई हुकूमत से पूरा ताउन करेंगे। तो इससे नाज़रीन आप देख लें कि उन्होंने किसी सियासी जमात को, ख़ास तौर पर जो नामजद वज़ीर आज़म है, होता यही है कि जो वज़ीर आज़म जीतता है, जो बखलूत हुकूमत हो, तो उसका जो नुमाइंदा वज़ीर आज़म होता है उसको मुबारकबाद दी जाती है। अगर एक पार्टी जीत जाए तो जीती हुई पार्टी के सरबराह को मुबारकबाद दी जाती है। लेकिन इस पूरे पैगाम में आपको कहीं भी नून लीग का या पीपल्स पार्टी का या इस इत्तेहाद का या इनके नामजद सदर जरदारी या नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ का कोई शायबा तक नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें एक मैसेज दिया गया है, बड़ा बैनसतूर मैसेज है कि हम तवक्को रखते हैं कि जो सियासी जमातें कामयाब हुई हैं वो मिलजुल कर मामलात को और मुल्क को आगे चलाएंगी और हम इस हवाले से पाकिस्तान के बिल्कुल साथ हैं और साथ देंगे। नाज़रीन ये सूरत हाल है। अमेरिका ने तो आपको पता ही है कि ये काफ़ी दिन पहले कह दिया था कि जनाब ये जो शिकायत हैं धांधली की ये दूर होनी चाहिए और जो सही सूरत हाल है वो वाज़ेह होनी चाहिए और जो हकीकी मैंडेट है अवाम का उसके मुताबिक हुकूमत बनाई जानी चाहिए। यानी पूरी दुनिया के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं, अपने अवाम के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं। खुद ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि जनाब हमसे ये धांधली करवाई गई। इसके बावजूद इनकी ढिठाई का आलम यह है कि ये अवाम का 25 करोड़ लोगों का फ़ायदा सोचने के लिए कोई मिल बैठकर मशवरा नहीं कर रहे कि जो आगे मुआशी चैलेंजेस हैं, जो IMF से मामला तय करने हैं, किस तरह अखराजात में हमने बचत करनी है। ये किसी एजेंडे में, किसी मीटिंग में ये गुफ्तगू नहीं हो रही। सिर्फ यही हो रही है कि जनाब कहाँ से कौन सी कब्रों से कफन आपने चोरी करने हैं और कौन सी कब्रों से कफन चोरी करने की हमारा हक होगा। और जो कुछ चंद कब्रें जो हैं हमने फजलुर रहमान के लिए या MQM के लिए मुख्तस करनी है कि जनाब जहाँ से आप कफन चोरी करें। ये नाज़रीन अजीब व गरीब सूरत हाल बनी हुई है। आम इंतखाबात 8 फरवरी जिनसे बड़ी तवक्कुआत थी लोगों को, लेकिन उसका नतीजा अब ये निकल रहा है। दूसरा नाज़रीन आज की ताज़ा तरीन खबर भी सुन लें। एक वो खबर ये है कि जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें जो फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए आज तीसरी पेशी थी, वो भी आज भी फ़र्द जुर्म फिर आयद नहीं की गई। ये फ़र्द जुर्म इमरान खान पर और मोहतरमा बुशरा बीबी पर आयद की जानी है। उसकी वजह नाज़रीन ये बताई जा रही है कि जो मोहम्मद बशीर जज हैं उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जी मेरे से आपने जितना जुल्म करवाना था करवा लिया, अब इस केस पे मैं फ़र्द जुर्म आयद नहीं करूँगा, आप नया जज ले आएँ उससे फ़र्द जुर्म आयद करवा लें। तो फिर उसने छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी कि जब तक मेरी रिटायरमेंट नहीं हो जाती मैं अब छुट्टी पर रहूँगा। तो उसकी छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है और उनकी जगह पर एक नए जज जो सेशन जज हैं इस्लामाबाद के, उन्हें तैनात कर दिया गया है। एहतसाब अदालत
नंबर 1 का जो जज उन्हें मुकर्रर कर दिया गया है, नया जज आ गया है, उन्होंने अभी चार्ज नहीं लिया चूंकि, इसलिए ये फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई फिर मुअत्तल कर दी गई है। अब नाज़रीन बात करते हैं उस सूरत हाल की कि इमरान खान के साथ ये नया धोखा, जो बहुत बड़ा खौफनाक धोखा, वादा खिलाफी, एक समझ लें कि एक वादा खिलाफी तो खैर नहीं हुई खान के साथ, उन पर तो कदम कदम पर उन्हें धोखा दिया जा रहा है और कोई भी बात जो की जाती है फिर उस पर पूरा नहीं उतरते। तो अब जो उन्होंने उनके साथ धोखा किया है उसकी तफसील, जो सनसनीखेज तफसील है, और फिर उसके जो फौरी नुकसान क्या होंगे और जो देर से जो तादेर असरात होते हैं, माबाद असरात, उनमें क्या सूरत हाल होगी और फिर वो किस तरीके से पीडीएम को ले डूबेंगे और इनकी हुकूमत का वो क्या हशर होगा, इस जो नया धोखा किया है इसकी तफसील में जाने से पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं हस्बे मामूल, उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, हुआ यूँ है कि इमरान खान को उन्होंने चीन के ज़रिए, सऊदी अरब के ज़रिए और जो इस्टेब्लिशमेंट में प्रो इमरान खान कुव्वतें हैं उनके ज़रिए ये बार बार मैसेज दिया गया कि आप मेहरबानी करें, ताउन करें, आपके जो मामलात हैं उनका आइन और कानून के मुताबिक हल निकाला जाएगा और इस हवाले से जो ही वक़्त फिर मुनासिब वक़्त आएगा फिर जो मामलात हैं वो पीडीएम के हाथों से लेकर आइन और कानून के मुताबिक फिर पीटीआई के हाथों में दे दिए जाएंगे। इस हवाले से 6 माह से 1 साल का वक़्त मांगा गया। हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में ये सारा मामला आपके गोश गुजार कर दिया था। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी और दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर भी और अखबारात पर भी ये खबर आप पहले पढ़ चुके हैं कि इमरान खान से जब मुलाकात हुई तो उनसे 6 माह से 1 साल का वक़्त मांगा गया कि आप हमें 6 माह से 1 साल तक का वक़्त दे दें तो फिर हम मामलात को सीधा कर लेंगे और फिर आप आ जाइएगा और फिर मामलात को आगे चलाइएगा। अगला इलेक्शन भी फिर आप ही ने करवाना है। अगले 10 साल के लिए हम ये देख रहे हैं कि चूँकि मुल्क की मकबूलियत आपकी है, अवाम आपके साथ हैं, तो हम मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, इस्तेहकाम लाना चाहते हैं, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम, और आपके सिवा इस मामले को कोई आगे नहीं चला सकता। तो इस तरह की गुफ्तगू करके उन्हें राम किया गया और उनसे ताउन हासिल किया गया। उन्होंने फौरी जो एहतजाजी तहरीक है वो मुअख्खर कर दी। 2-3 दफ़ा आपको पता ही है उन्होंने ऐलानात किए, कॉल दी, फिर पहली कॉल तो खैर बिल्कुल ही मुअख्खर कर दी थी, दूसरी कॉल में भी उन्होंने कहा कि जनाब आपने टेम्परेचर ज़रा लो ही रखना है, और फिर उन्होंने पूरा ताउन किया है। सूबे में, एक सूबे में वो हुकूमत ले रहे हैं, बाकी मरकज़ में, पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में पीटीआई अपोजिशन में बैठने की तैयारी कर रही है उस वक़्त तक के लिए कि जब तक ये जो फार्म 45 के मुताबिक फ़ैसले जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, जो आला अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ से नहीं आ जाते, उस वक़्त तक अपोजिशन में बैठेगी। मरकज़ में भी पीटीआई, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी और पंजाब में भी। लेकिन हुआ अब क्या है कि आपको पता है कि पिछले दिनों आपको हमने खबर दी थी कि जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करने जा रहे थे इमरान खान, उसके हवाले से बाकायदा शिकायत लगाई गई शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अपने ख़ास ज़राए से नून लीग ने, और कहा कि देखें जी, पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम सबसे बड़ी जमात है उसे जो ईरान की प्रॉक्सी है उसमें ज़म किया जा रहा है और ये बहुत बड़ा पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आ जाएगा, एक स्ट्रेटजिक चेंज आ जाएगी जो आने वाले वक्तों में इस पूरे खित्ते के लिए और ख़ास तौर पर जो आलम इस्लाम है उसमें सऊदी जो क़यादत है, सऊदी जो किरदार है, उसके लिए बहुत बड़ा धचका साबित होगी। ये शिकायत करके ये उन पर ये मैसेज दिया गया कि असल में इमरान खान ही ईरान की प्रॉक्सी हैं। तो इस पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से मैसेज इमरान खान तक पहुंचा, अडियाला जेल में पहुंचा और उनसे ये कहा गया कि वो इस हवाले से नज़रसानी करें। इमरान खान ने जो उनके बारे में तासुर था कि वो अड़ जाएंगे, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की और उन्होंने फौरी मस्बत जवाब दिया और कहा कि बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, हम करेंगे। उन्होंने मुतबादल ऑप्शन ये इख्तियार किया कि सुन्नी उलमा कौंसल के प्लेटफॉर्म से अपने तमाम उम्मीदवारों को अब ये सर्टिफिकेट देने की हिदायत कर दी है इलेक्शन कमीशन में। लेकिन
یہ ساری طرح یعنی تعاون ہر مرحلے پر عمران خان کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اور لیکن اس کے جواب میں وہ ابھی تک جو مخصوص نشستیں ہیں عمران خان کو وہ الیکشن کمیشن دینے پر تیار نہیں ہے۔ خواتین کی مخصوص نشستیں اور جو اقلیتی مخصوص نشستیں ہیں اس میں اب نت نئے سمجھ لیں کہ قانونی پیچیدگیاں پیدا کر کے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اب جو تازہ ترین قانونی پیچیدگیاں وہ دو پیدا کی گئی ہیں۔ پہلی قانونی پیچیدگی یہ ہے کہ جناب آپ نے اتحاد تو کر لیا سنی علماء کونسل سے، صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت سے، لیکن اس جماعت کا تو کوئی ایم این اے ایم پی اے کامیاب ہی نہیں ہوا، بلکہ اس کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی اپنی سنی علماء کونسل کے انتخابی نشان گھوڑے پر تو الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے اپنی پارٹی کے تو انتخابی نشان پر خود بھی الیکشن نہیں لڑا، اور مینار کا آزاد امیدوار کا انتخابی نشان لے کر وہ الیکشن لڑا ہے فیصل آباد سے اور وہ جیتے ہیں۔ تو ایک ایسی جماعت جس کی کوئی نمائندگی ہے ہی نہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں، تو اس کو ہم کیسے مان لیں کہ اب اس میں تمام جو امیدوار ہیں وہ اپنا حلف بیان حلفی دے رہے ہیں کہ اب ہم نے اس جماعت کو جوائن کر لیا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جناب کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ لازم ہے الیکشن شیڈول کے مطابق کہ وہ عام انتخابات سے پہلے یا ایک خاص تاریخ تک اپنی خواتین اور اقلیتی نشستوں کی ایک ترجیحی فہرست جمع کروائے، اور جب وہ فہرست الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ جائے گی تو عام انتخابات میں اس سے جتنے اس کے ممبر منتخب ہوں گے ان کے تناسب سے اتنی خواتین اور اتنی اقلیتی امیدوار جو ہیں وہ آٹومیٹک ایم این اے یا ایم پی اے بن جائیں گے۔ لیکن چونکہ سنی علماء کونسل نے تو ایسی کوئی فہرست دی ہوئی نہیں ہے، تو اب چونکہ وقت گزر چکا ہے تو اب وہ فہرست وہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی یہ دو تین ایسے انہوں نے نکات پیش کر دیے ہیں الیکشن کمیشن نے کہ جو ساری یہ جو ایکسرسائز ہے اتنی بڑے، یعنی کہ پہلے آپ جماعت اسلامی سے کرنے لگے تھے، پھر اس سے پہلے آپ کا نشان چھینا گیا، یہ ساری ایکسرسائز سمجھو کہ ضائع جا رہی ہے، اور اب پھر اپنی یہ جو خواتین کی اقلیتی نشستیں اور جو خواتین کی مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں وہ لینے کے لیے اب عمران خان کو اور پی ٹی اور جو سنی علماء کونسل ہے اسے اعلیٰ عدالتوں میں جانا پڑے گا۔ سمجھ لیں کہ اب یہ جو ان کو اپنی مخصوص نشستیں بھی کم از کم 6 ماہ یا سال کے بعد ملیں گی، جو ان کی فارم 45 کے تحت نشستیں چھینی گئی ہیں وہ بھی سال یا 6 ماہ کے بعد ملیں گی۔ تو اس میں بھی چونکہ سب سے اب مین کردار قاضی فائز عیسیٰ کا بن جائے گا، ان کے بارے میں آپ کو اور ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ کیا ہے، وہ تو خود پراکسی ہیں نواز شریف اور آصف علی زرداری کی۔ تو یہ اس لیے معاملہ ایک دفعہ پھر گنجلک ہوتا نظر آ رہا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ خان اس پر بہت تپا ہوا ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ میں نے ان سے جتنا تعاون کرنا تھا وہ کر لیا، اب مزید میں انہوں نے اگر میرے ساتھ زیادتی کی میرے کارکنوں کے ساتھ اور میرے اس منتخب جو مینڈیٹ ہے اس پر جو انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے اس کو اب مزید انہوں نے لٹکانے کی کوشش کی، تو پھر میں کوئی بڑا سخت قدم اٹھانے کا فیصلہ کر سکتا ہوں، احتجاجی تحریک چل سکتی ہے، دھرنا دیا جا سکتا ہے، اور بھی جو آپشن ہوں گے وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے عمران خان کا جو مزاج ہے وہ ایک بار پھر گرم ہو رہا ہے، اور یہ جو کفن چوروں کی میٹنگز ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ جو مزید تفصیل آئے گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے ناظرین اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔